आज आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ विशेष नियम बताने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत आते हैं इम्फैसिस सेंटेंस। अब इम्फैसिस से मतलब क्या होता है? इस इम्फैसिस से तात्पर्य है दबाव सूचक वाक्य। इसकी पहचान होती है ऐसे वाक्य जिनमें अवश्य, जरूर, तो सही, तो आदि शब्द आते हैं, दबाव सूचक वाक्य कहलाते हैं। रही बात इसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? इसका अध्ययन हम टेंस और इंपरेटिव सेंटेंस दोनों में करते हैं। तो आज हम इम्फैसिस सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि इंपरेटिव के अंतर्गत आता है। अब इसका रूल होता है दोस्तों, रूल में सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तो सही या तो की अंग्रेजी को नहीं रखते हैं, इसलिए यहां पर डू का सर्वप्रथम प्रयोग करेंगे, डू। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, यहां बैठिए तो सही, यह है, तो हम सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिट लगाएंगे और फिर एडवर्ब का प्रयोग हेयर करेंगे। तो डू सिट हेयर, यह हो जाएगा आपका सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है दोस्तों, आइए तो सही और चाय पीजिए। आइए तो सही और चाय पीजिए। तो हम सर्वप्रथम हम डू का ही प्रयोग करेंगे। और क्यों करते हैं आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सदैव इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, इसलिए करते हैं। लेकिन वो निगेटिव करते थे, यह भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहां पर इम्फैसिस के लिए ही डू का प्रयोग किया जाएगा, डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डू सर्वप्रथम रखेंगे, डू, उसके बाद आना की इंग्लिश कम, और की अंग्रेजी एंड, और चाय पीना की अंग्रेजी टेक टी या हैव टी का प्रयोग करते हैं। यहां पर टी ऑब्जेक्ट है। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों कि डू कम एंड हैव टी, यह हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाजा तो खोलो। तो आया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम डू का प्रयोग कर दिए, उसके बाद खोलना की इंग्लिश रख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दीजिए, डूर ऑब्जेक्ट है और यह कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो डू ओपन द डूर, यह हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, नौकर को तो बुलाओ। यह है नौकर को तो बुलाओ। तो यहां पर हो जाएगा डू पहले रखेंगे, डू, बुलाना की इंग्लिश कॉल रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा सर्वेंट, और उसके पहले यह नाउन होने, कॉमन नाउन होने के कारण यहां पर द का प्रयोग होगा। तो डू कॉल द सर्वेंट, यह हो गया आपका ट्रांसलेशन। सेंटेंस नंबर 5 है बाजार चलो। बाजार चलो। अब बाजार चलो तो, बाजार तो चलो, बाजार चलो नहीं, बाजार तो चलो। यहां भी हम सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद गो रखेंगे, मार्केट रखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया डू गो टू मार्केट। क्लियर हो गई दोस्तों। अब इस पर हम आपको 3 एक्सरसाइज देंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 है, यहां बैठिए तो सही आपके लिए है, आप बनाकर लाइएगा। दूसरा सेंटेंस है इस पत्र को पढ़िए तो। थर्ड सेंटेंस है कल मुझे अवश्य मिलो, या कल मुझसे अवश्य मिलो। अब इसके अंतर्गत दोस्तों और भी हम नियम देखेंगे। रूल नंबर 2 होता है जब वाक्य में कृपया शब्द आता है, तो कृपया वाले वाक्य में भी हम प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते तो हैं ही, लेकिन एम्फैसिस होता तो यहां भी डू का प्रयोग करेंगे। तो इसका रूल हो जाएगा प्लीज या काइंडली प्लस डू प्लस वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स।
यह हो गया आपका रूल। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है कृपया मेरी कलम मुझे दीजिए तो सही। तो इसमें सर्वप्रथम हम प्लीज का प्रयोग कर दिए, प्लीज हो गया। उसके बाद डू लिखेंगे, उसके बाद गिव लिखेंगे, उसके बाद मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा प्लीज डू गिव मी माई पेन। इसका ट्रांसलेशन और दूसरे प्रकार से भी हो सकता है दोस्तों, भूलिए मत। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट से पहले टू या फार का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा प्लीज डू गिव माई पेन टू मी, यह हो जाएगा। आगे है दोस्तों, कृपया उसे मारिए तो, अवश्य मारिए या मारिए तो, कृपया उसे मारिए तो या उसे अवश्य मारिए। प्लीज सर्वप्रथम, उसके बाद डू, उसके बाद मारना की इंग्लिश बीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे हिम। प्लीज डू बीट हिम, यह हो गया आपका दोस्तों ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए तो। इसमें भी वही रूल होगा, प्लीज पहले या काइंडली रखेंगे, दोनों में से कोई एक स्वतंत्रता पूर्वक आप रख सकते हैं, नो बाउंडेशन। उसके बाद डू रखेंगे, उसके बाद लिसन, फिर टू मी। लिसन के बाद टू का प्रयोग होता है, प्लीज या काइंडली डू लिसन टू मी। लिसन का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि वो कह रहा है कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पे अटेंटिवली के लिए लिसन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कृपया मेरी सहायता तो करो, प्लीज डू हेल्प मी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कृपया अपनी नाक साफ तो करो, बड़ा मजेदार सेंटेंस है। प्लीज या काइंडली रखेंगे, उसके बाद डू का प्रयोग करेंगे तो के लिए, उसके बाद साफ करना की अंग्रेजी वॉश मत लगाइएगा, नाक बहाई जाती है तो ब्लो योर नोज। कृपया अपनी नाक तो साफ करो, इसका अनुवाद होगा प्लीज या काइंडली डू ब्लो योर नोज। रूल नंबर 3, जब क्रिया के अंत में ने के बाद दो शब्द आए और वाक्य में कोई पर्सनल प्रोनाउन आए तो लेट के बाद सदैव पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। यह आपका रूल हो गया। और रूल के अंतर्गत अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसका रूल देखिए। सर्वप्रथम आपको लेट का प्रयोग करना है, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या लेट रखे, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड रख देंगे। यह आपका रूल हो गया। आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, मुझे रामायण पढ़ने दो, लेट मी पहले हो गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया, लेट मी रीड द रामायण, यह इसका ट्रांसलेशन हो गया, लेट मी रीड द रामायण। उसे अपनी किताब पृष्ठ 50 खोलने दो, उसे अपनी किताब का पृष्ठ 50 खोलने दो, तो इसका हो जाएगा लेट, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, उसके बाद ओपन रख दिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद दिस बुक एट पेज 50, यह दो प्रकार से बनेगा, इस प्रकार बना दिए। आगे दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें यह कार्य करने दो, उन्हें मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, दे का रूप है, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो उसके
पहले लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, देम डू दिस वर्क, लेट देम डू दिस वर्क। इस प्रकार यह सेंटेंस आपका बना दोस्तों। आगे नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। इसमें है जब वाक्य में ने के बाद दो शब्द आता है, ने के बाद दो शब्द आता है और वाक्य में कोई नाउन आता है जो सजीव हो, उसका भी ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है। इसमें 2 पॉइंट में हमने समझाया है। पहला पॉइंट है नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव ये दोनों सेम होता है। कार्य करने वाले को सबसे पहले रखेंगे। कभी कभी वाक्य में दोनों जो है नाउन आता है, तो इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है राम को यह कलम खरीदने दो, यह है सेंटेंस आपका। तो राम यह जो है आपका नाउन है, राम नाउन हो गया। तो नाउन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने नोट में बता दिया है, सेम होता है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों, लेट उसके बाद राम, बाई उसके बाद दिस पेन, यह हो जाएगा। यह आपका सेंटेंस बन गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2। तो इसमें है मोहन को यह पेज फाड़ने दो, यह सेंटेंस है मोहन को यह पेज फाड़ने दो। लेट मोहन टीयर दिस पेज, यह हो गया। सेंटेंस नंबर 3 है सीता को गाना गाने दो, इसका भी सेम वे बनेगा। सीता नाउन है, लेट सीता सिंग अ सॉन्ग, यह हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 है गीता को कुछ देर आराम करने दो, गीता को कुछ देर आराम करने दो। लेट रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद नाउन रखेंगे, नाउन गीता स्त्रीलिंग। टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ देर, यह हो गया। तो इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन होगा लेट गीता टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। दोस्तों रूल नंबर 5 है यदि नाउन के साथ डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, यह नाउन है और इसके साथ डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, तो नाउन का प्रयोग डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। यह भी समझ लीजिएगा। इसका रूल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल रखना है लेट, उसके बाद डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रखेंगे, अदर वर्ड्स रखेंगे। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे एग्जाम्पल में। इस लड़के को भोजन खाने दो, तो लेट का आपको रूल में बताए हैं, लेट पहले रखेंगे और इस लड़के को इस, दिस, दैट, दीज, दोज, यह सब डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये संकेत करने वाले। तो लेट दिस बॉय टेक फूड, यह इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों। उसके भाई को निबंध लिखने दो, सबसे पहले लेट का प्रयोग, उसके बाद डिमांस्ट्रेटिव पॉजेसिव, यह एडजेक्टिव है हिज, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों आ सकते हैं। तो हिज ब्रदर यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। लेट दिस, लेट हिज ब्रदर राइट एन एसे, एसे मत लिख दीजिएगा दोस्तों भूल करके, बिकॉज इट बिगिंस विद वावेल। इस आदमी को और अधिक बात मत करने दो, ये दोस्तों निगेटिव सेंटेंस है, लेट का प्रयोग है लेकिन निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम डोंट का प्रयोग करेंगे, डोंट लेट, उसके बाद दिस मैन, इस आदमी को, टाक
और अधिक की इंग्लिश होगी एनी मोर। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डोंट लेट दिस मैन टॉक एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है, मेरे भाई को यहाँ बैठने दो। लेट माई ब्रदर, यह भी पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, लास्ट में एडवर्ब रख दीजिए हेयर। तो लेट माई ब्रदर सिट हेयर। नोट में दोस्तों देख लीजिए, नोट में नोट पॉइंट विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसको भली भांति ध्यान दीजिएगा कि लेट के बाद आने वाला इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। यह क्लियर कट बात है कि लेट के बाद जो वर्ब आएगी वो इन्फिनिटिव होती है, लेकिन उसको बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विदाउट टू कहते हैं। अब दोस्तों हम कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे कल मुझसे मिलो, दूसरा सेंटेंस है मेरी पुस्तक तो दो। नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया यह कहानी पढ़ो। आगे और 3 है, मेरे भाई को मेरे पास आने दो, नौकर को अपना काम करने दो, अब मोहन को क्रिकेट खेलने दो। यह आपके लिए एक्सरसाइज हम दिए हैं और इसको आप भली भांति इसको कर लीजिएगा, और करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आपको लेकर के आते हैं इसका सॉल्व, और फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं और सॉल्व करवाते हैं, और फिर आपको न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पहली वीडियो देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।